हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है A1 ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोल्यूशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेकंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में इसके पहले वाली वीडियो हमने अपलोड की है। तो आइए सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हेनरी का नियम क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। हम हेनरी का नियम के अकॉर्डिंग डिफिनेशंस पे एक बार देखा जाए थोड़ा सा समझ में आता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ की जो इकाई मात्रा होती है, इकाई मतलब एक यूनिट, 1 ग्राम ले लीजिए, 1 किलोग्राम ले लीजिए या फिर 1 मिलीग्राम ले लीजिए, उस कंडीशन में उस विलयन में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यदि हमने W ग्राम ले लिया तो W ग्राम में प्रेशर P मान लिया, तो जो W होगा वो प्रेशर P के समानुपाती होगा, यानी W प्रोपोर्शनल टू P या W अपान P इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इसे फार्मूले से मिलता है P इक्वल टू KH इंटू X, जहाँ P क्या है, दाब है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है और X क्या है, मोलर का है। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि KH की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमें सोल्यूशन विलयन दिया हुआ तो मोल प्रभाजन निकाल ही लेंगे, pH प्रेशर भी हम फाइंड कर लेंगे। अब बची KH की वैल्यू, तो KH की वैल्यू क्या आएगी। हर एक गैस के लिए जो KH की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, और उसके लिए हेनरी ने हर एक गैस की वैल्यू के लिए जो KH की वैल्यू है, मतलब हर एक गैस के लिए जो KH की वैल्यू है वो डिफाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अक्सर दिए जाते हैं, या फिर जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे तो उसमें भी कुछ दिए रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सांद्रता प्रदर्शित करने के तरीके। किसी भी विलयन की जो सांद्रता है वो प्रदर्शित करने का तरीका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जैसा कि आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, क्लास 11 केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है कि नॉर्मलता क्या होता है, मोलरता क्या होता है और मोललता क्या होता है, ये सारी डिफिनेशंस, मोल प्रभाज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लास 11 में दी हुई है। और यहाँ पे रिपीटेशन है, इसका रिपीटेशन इसलिए कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो आएंगे इस फार्मूले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो आप एक बार वहां से उसको देख लीजिएगा और फिर आगे हम बात करते हैं। तो इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हेनरी नियम के बाद वह है अणुसंख्य गुणधर्मों के आधार पर, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से ही क्लियर है, अणुसंख्य गुणधर्म यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले जो गुण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या के आधार पर हम किसी भी विलयन के गुणों की व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि उसमें पहली टॉपिक क्या है। आइए शुरू करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जिसका नाम है परासरण यानी ऑस्मोसिस। आइए बात करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस की बात करें यानी परासरण की परिभाषा की बात करें तो आइए सुनते हैं परिभाषा क्या कहलाता है। विलायक के कणों का अधपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। फिर से बात करते हैं, विलायक के कणों का अधपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया परासरण कहलाती है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आइए एग्जांपल लेते हैं तो ये और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मतलब क्या है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन, यानी कि विलय के जो कण है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, और ये तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता समान न हो जाए। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक डब्बा है, इस डब्बे में आपने पानी भर के रखा हुआ है और इसमें हमने किशमिश डाल दिया। ठीक है, हमने इसमें किशमिश डाल दिया। देखिए अब कंडीशन क्या है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर इसकी विलय कणों की जो विलयता है, विलय कण जो है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। तो जब इसमें हम किशमिश डालते हैं तो उस समय जो किशमिश की झिल्ली होती है वो अधपारगम झिल्ली का कार्य करती है। उस कंडीशन में जो किशमिश के अंदर के लिक्विड होती है, किशमिश के अंदर का जो लिक्विड होता है वो गाढ़ा होता है और बाहर का जो लिक्विड होता है वो
हल्का होता है, जिसके कारण यानी कि पानी जो होता है वो तनु होता है और जो किशमिश के अंदर का लिक्विड होता है वो सांद्र होता है। इसलिए पानी के जितने भी कण होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली यानी किशमिश की झिल्ली से होते हुए किशमिश के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। बात समझ में? यहीं पर यदि हम बात करें तो इसे हम बाह्य परासरण के नाम से भी जानते हैं। यानी परासरण में भी दो टाइप्स होते हैं, एक अंतः परासरण, एक बाह्य परासरण। तो यानी ये एग्जांपल हमने जिसका बताया वो है बाह्य परासरण। तो आइए बात कर लेते हैं अंतः परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, अंतः परासरण की प्रक्रिया में हम बात करें तो आप देखोगे कि जब चीनी का सीरा यानी जो चीनी है उसको गलाकर उसका सीरा बना लिया जाए और उस सीरे में यदि किशमिश को डाल दिया जाए या अंगूर को डाल दिया जाए, ठीक है, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि अंगूर के अंदर की जो लिक्विड होती है वो मतलब कि चीनी का जो सीरा होता है उससे हल्का होती है, जिसके कारण उस जो अंगूर की छिलकी होगी उसको अर्धपारगम झिल्ली मानकर उसके अंदर के जितने भी लिक्विड होंगे वो बाहर आपके सिरे में आ जाएंगे, जिसके कारण वो अंगूर पिचक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अंतः परासरण, इस प्रोसेस को कहते हैं बाह्य परासरण। फिर से बात समझिए, परासरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब विलेय के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। परासरण में ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंतः परासरण की बात करें तो अंतः परासरण की प्रक्रिया में हमने एक एग्जाम्पल लिया, सीरा में अंगूर के साथ आप मिक्सअप कर लो जहां पे अंगूर पिचक जाएगा, यानी बाह्य अंदर के जितने भी लिक्विड है वो बाहर सिरे में आ जाएंगे। वहीं पर हम बाह्य परासरण की बात करें तो बाह्य परासरण में हमने एग्जाम्पल लिया था पानी और किशमिश का, क्योंकि उस समय किशमिश के अंदर की जो लिक्विड होगी उसकी सांद्रता अधिक होगी और पानी की जो सांद्रता होगी वो कम होगी, जिसके कारण पानी के जितने भी कण हैं वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी परासरण किसे कहते हैं। आइए यहीं पे एक और टॉपिक है विसरण, उसकी बात भी कर लेते हैं। विसरण इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब विलेय के कण विलायक और विलेय के कण विलयन में उपस्थित हो और उस अवस्था में विलेय के जो कण हैं वह अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आपने पानी लिया हुआ है, ठीक है, इस बाल्टी में आपने पानी लिया हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है और आप इसके ऊपर कलर डाल देते हैं, यानी रंग को डाल देते हैं। आप जैसे ही उसके ऊपर रंग को डालेंगे बिना घोले वो धीरे 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 नीचे की ओर यानी कि पूरे पानी में वो फैल जाएगा, यानी कि जो रंग है पूरा पानी में फैल जाएगा और पूरा विलयन जो है वो रंगीन हो जाएगा। जब हमने रंग को उसके ऊपरी सतह पे डाला था तो उस समय जब रंग नहीं डाला था तो उस समय पूरा विलयन एक समान था, उसकी कंसंट्रेशन एक समान थी, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर हमने रंग डाल दिया तो रंग डालने के बाद इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और नीचे वाले पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई। वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता अधिक होने के कारण इस जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, विसरण की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अनुसार इसके जो विलेय के कण है वह अधिक से कम की ओर प्रवाहित होने लगे। ठीक है, आई होप आपको विसरण की ये प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। और यदि ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी तो आपका एक होमवर्क है कि आप परासरण और विसरण दोनों में डिफरेंस जरूर लिखें, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये आप अपने नोटबुक में या अपने घर पर रफ वर्क जरूर करें यदि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। ये आगे की अभी आपको परासरण और विसरण की परिभाषा से ये कंफर्म हो गया कि बिना अर्धपारगम झिल्ली के ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? वे झिल्लियां जिनसे विलायक के कण आसानी से आर पार जा सकते हैं परंतु विलेय के कण आसानी से आर पार नहीं जा सकते हैं, उन्हें हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। फिर सुनिए,
अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है? अर्धपारगम झिल्ली का मतलब वे झिल्लियां जिनसे विलायक के कण आर पार आसानी से जा सकते हैं, परंतु विलेय के कण आसानी से आर पार नहीं जा सकते, उन्हें हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल अर्धपारगम झिल्ली की बात करें तो नेचुरल अर्धपारगम झिल्ली में आता है बकरे का आमाशय, अंडे का झिल्ली, किशमिश की झिल्ली और किशमिश की झिल्ली इत्यादि। और आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में ट्राब नामक साइंटिस्ट ने 1864 ईस्वी में एक आर्टिफिशियल कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली बनाया था, कॉपर फेरोसाइनाइड का। तो इस तरीके से मतलब कि अर्धपारगम झिल्ली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली इत्यादि। और आर्टिफिशियल में जो ट्राब ने 1864 ईस्वी में बनाया था वो कौन सा? कॉपर फेरोसाइनाइड का झिल्ली। तो ठीक है, आइए आगे बात करते हैं।